मैं बंगले में नौकरी करती थी तो अपनी मासूम बेटी को साथ में ले जाती। बंगले वालों को अच्छा खाना खाते देखकर मेरी बेटी भी जिद करने लगती। पर मालकिन हमें सिर्फ दाल और चटनी देती। जो पनीर या अच्छी सब्जी होती उसे घर के कुत्तों को खिला देती। एक दिन मालकिन से मैंने कहा कि बेटी के लिए बचा हुआ अच्छा खाना दे दो, तो मालकिन हंसने लगी और कुत्ते के बर्तन से उठाकर पनीर का एक टुकड़ा दे दिया। मेरा दिल फटने लगा। मैं बेटी को लेकर फौरन अपने क्वार्टर में आई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी को दाल चटनी खिलाकर सुला दिया, पर खुद मैं सारी रात सो न सकी। लेकिन जब अगले दिन काम करने बंगले पर गई तो दंग रह गई। बंगले पर सारे मोहल्ले वालों की काफी भीड़ जमा थी, क्योंकि वहां तो मैं किचन का काम खत्म करके थकान से चूर होकर चारपाई पर लेट गई और आंखें बंद कर ली कि अचानक मेरी बेटी, जो अभी सिर्फ 4 महीने की थी, उठ गई और रोने लगी। उसका इस तरह से रोना बिना वजह नहीं था। वो भूख की वजह से रो रही थी। दूध का डिब्बा कब का खत्म हो चुका था और इस बात को लेकर मैंने अपने पति को सुबह ही याद दिलाया था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब आलम यह था कि वो मेरे बहलाने के बावजूद भी चुप नहीं हो रही थी। मैं उसे कभी गोद में लेकर बैठती और कभी उसे कंधे से लगाकर कमरे में टहलने लगती, लेकिन आखिर वो एक छोटी सी बच्ची थी, भूख पर कितना सब्र करती। अब तो वो बहलाने से भी चुप नहीं हो रही थी और उसे उठाते उठाते मेरे कंधे और बाजू बहुत ज्यादा दर्द करने लगे थे। रात के इस सन्नाटे में मैं सोच रही थी कि उसके लिए भला मैं ऐसा क्या करूं कि वो खामोश हो जाए। मैं बस परेशानी में यही सब सोच रही थी कि अचानक दूसरे कमरे में लेटा हुआ मेरा पति, जो मोबाइल चलाने में व्यस्त था, गुस्से भरी आवाज में जोर से चीखा, किधर मर गई हो तुम? बच्ची इतना क्यों रो रही है? उसकी तेज चिंघाड़ती हुई आवाज ने मेरे दिल को तोड़ दिया। जब से बच्ची पैदा हुई थी, मेरे पति ने तो इस कमरे में आना ही छोड़ दिया था। वो बस अपनी जरूरत के हिसाब से कमरे में आता और फिर अपनी जरूरत पूरी करके इस कमरे से वापस चला जाता। मैं रात भर बच्ची की वजह से अगर जागती भी तो उसे कोई परवाह नहीं होती। वो तो मजे से बगल वाले कमरे में बहुत ही सुकून से सोता रहता। मेरा भरा पूरा ससुराल था, जहां तड़के सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पूरा दिन काम करते करते मेरी जान गले में अटक जाती थी और जब मैं सोने के लिए कमरे में आती तो बच्ची मुझे सुकून से सोने नहीं देती थी। पेट भरकर दूध न मिलने की वजह से वो अक्सर रात को जगती, रोती रहती और मुझे भी जगाती। रोज रोज की इन सब मुसीबतों की वजह से ना सिर्फ मेरी सेहत खराब होती जा रही थी, बल्कि मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई थी। शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन इस 1 साल में मैं एक दिन भी खुश नहीं रह पाई थी। शादीशुदा जिंदगी ने मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही इतना थका डाला था कि कभी कभी मुझे लगता था कि बस अब मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है। अभी मैं नैना को चुप करवाने की कोशिश कर ही रही थी और नींद भी तेज आ रही थी, जिस वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थी और थकान से पूरा शरीर टूट रहा था। लेकिन नैना, वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन जब उसके मासूम चेहरे पर मेरी नजर जाती तो फिर गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता और फिर मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगता। जब बच्ची का रोना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ और अब उसके रोने में शिद्दत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैं ना चाहते हुए भी बच्ची को लेकर अपने पति के कमरे में गई। लेकिन मजाल है, जो उसने मेरे कमरे में आने को नोटिस किया हो, वो तो बस मोबाइल में मगन मजे से लेटा हुआ था। फिर मैंने उसे धीरे से पुकारा, अजय सुनिए तो, दूध बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर दूध का डिब्बा ना मिल पाए तो कम से कम खुला दूध ही बाजार से ले आइए। रात के इस वक्त उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो तुम्हें पहले ये सब याद क्यों नहीं आया? अब रात के इस वक्त मैं भला कहाँ से दूध लेकर आऊं? मैं तेजी से बोली, जाहिर सी बात है, बच्ची भूखी है। पानी मिला हुआ दूध मैं इसे सुबह से पिलाती रही हूँ और इस वजह से इसका पेट नहीं भर पाया है, इसलिए अब कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। मैंने अपने अंदर उठते हुए गुस्से को बखूबी दबाते हुए अपनी आवाज को नरम रखने की कोशिश की, लेकिन
अंदरूनी तौर पर मुझे बहुत ज्यादा उलझन महसूस हो रही थी। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें पहले ये सब याद क्यों नहीं आया? अब रात के इस वक्त मैं कहाँ से दूध लाऊं? मैंने कहा, मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था, बाजार अभी बंद नहीं हुआ होगा। अब एक बार जाइए तो सही आप। दिल में मुझे उम्मीद थी कि वो समझ जाएगा, लेकिन वो मेरी बात पर हंसने लगा, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। अभी और इस वक्त? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है क्या? रात के इस वक्त मैं बाहर जाऊंगा? मैंने कहा, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो क्या यह बच्ची रात भर भूख से बिलखती रहेगी? अजय ने कहा, तो मैं क्या करूं? अब जब दूध खत्म होने वाला था तो तुम्हें सही समय पर बंदोबस्त करना चाहिए था। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने उससे कहा, सही समय पर इंतजाम मैं कहाँ से करूं? अगर आप मुझे पैसे दे दिया करें तो फिर मैं खुद ही ले आया करूं। मेरी बात पर वो एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर सख्त लहजे में बोला, तुम हर बात मेरे सिर पर क्यों डाल देती हो? तुम्हें खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना। मैंने कहा, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? इस बात पर वो फिर से चिल्लाकर बोला, यहाँ से चली जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने कहा, नहीं, अब आज आप मुझे बता ही दीजिए कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं? नौकरी आप मुझे करने नहीं देते, वरना मैं कभी भी दूध के डिब्बे के लिए आपकी मिन्नत ना करती। नौकरी? और वो भी तुम? शक्ल देखिए अपनी, भला कौन तुम्हें नौकरी देगा? आखिर तुम्हारे पास है ही क्या काबिलियत? वो बोला। मैंने कहा, झाड़ू पोछा तो कर ही लूंगी ना, अगर और कुछ नहीं कर सकी तो। अच्छा, अब हमारे परिवार की औरतें लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेंगी? बस, तुम भिखारी लोगों की यही तो औकात है, यही सोच है। एक तरफ वो मुझ पर तानों के तीर चला रहा था तो दूसरी तरफ बच्ची के रोने की आवाज मुझे पागल कर रही थी। इस बहसबाजी से कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला था, लेकिन बच्ची की वजह से मुझे उसके सामने बोलना पड़ रहा था। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए एक बार फिर कहा, अजय, ये आपकी बेटी है। अगर आपको मेरी जरूरत का ख्याल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की जिम्मेदारी तो समय पर पूरी कीजिए। मैंने आपको सुबह ही सही समय पर बता दिया था, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो बड़ी ही ढिठाई से बोला, मेरा इस वक्त बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लिहाजा अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ। उसके ऐसे शब्द सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। अजय, हमारी बेटी भूखी है, वो भूख की वजह से रो रही है और आप अपना मूड लेकर बैठे हैं। लापरवाही की भी हद होती है। मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए उसने फिर से मोबाइल उठा लिया। उसकी इस बेदर्दी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बेटी को देखा जो भूख से बेचैन थी, तो मेरी बेबसी और बढ़ गई। वो बेड पर मजे से लेटा हुआ मोबाइल में खोया था। मेरी बेटी का रोना, मेरी बेबसी और मेरे पति की बेरुखी, ये सब कुछ मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। उसका ऐसा व्यवहार मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन आज मेरी सहन शक्ति की हद पार हो चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, आप घर में रहिए, मुझे पैसे दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुनकर वो उठकर बैठ गया और खूंखार नजरों से मुझे देखकर बोला, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मैं फट पड़ी। हाँ, हो गई हूँ पागल, क्योंकि तुमने ही मुझे पागल बना दिया है। ना तो तुम मेरी जिम्मेदारी उठाते हो और ना अपनी बेटी की। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अगर तुम नौकरी कर रहे होते तो आज हमारे हालात इतने बुरे ना होते। मेरे तल्ख लहजे से वो बौखला गया। वो मेरे पास आया, मेरी कलाई को जोर से मरोड़ते हुए घुर्राया। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अगर इतना ही बोलना है तो सुबह होते ही अपने मायके चली जाना। तुम्हारी जैसी जुबान लड़ाने वाली औरत को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तैश में आ गई और टूटे हुए लहजे में बोली, जब तुम्हारे पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता तो मारपीट करके मुझे चुप करवाते हो या फिर मायके भेजने की धमकी देते हो, लेकिन खुद को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करते। चुप कर बदतमीज औरत, हर वक्त तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं होती। बेटी पैदा करके तुमने कौन सा एहसान कर दिया है जो इतनी लंबी जुबान खोल रही हो? उसके इन शब्दों ने मेरा दिल चीर दिया। जब से नैना पैदा हुई थी
वो मुझे बेटी होने के ताने देता था। उसकी ये बातें मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। चल निकल यहाँ से, पता नहीं क्या मुसीबत गले पड़ गई है। मैं तब कर बोली, अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते तो शादी ही क्यों की थी? खुद भी परेशान हो और हमें भी बेइज्जत कर रखा है। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया और मुझ पर टूट पड़ा। उसने मुझे इतना मारा कि मेरे कपड़े भी फट गए और फिर उसने मुझे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दरवाजा अंदर से बंद करके वो फिर लेट गया। मेरी बेटी इस शोर शराबे से सहम गई थी। उसकी हालत देखकर मैं रोने लगी। मैंने नैना को गोद में समेटा और चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। मेरे दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच पा रही थी। मैंने तुरंत दुपट्टा उठाया, खुद को अच्छे से लपेटा और घर से निकल आई। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं एक भरे पूरे ससुराल में शादी करके आई थी। जब मेरा पति मुझसे मारपीट कर रहा था तो ससुराल का कोई भी सदस्य मुझे बचाने नहीं आया। मेरी सास, ससुर, ननद, देवर सब घर में मौजूद थे। उनके कमरे की लाइटें जल रही थीं, यानी वे जाग रहे थे। लेकिन किसी ने भी मेरी बच्ची के सिर पर हाथ नहीं रखा, ना मुझे गले लगाकर ये एहसास दिलाया कि उनका बेटा गलत है। मैंने शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ चुपचाप सहा, अपने मायके में कभी भी कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटी पैदा होने के बाद जो बर्ताव और बदसलूकी मेरे साथ हो रही थी वो अब सहना मुश्किल हो गया था। अब मामला मेरी बेटी की भूख का था। मैं खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन अपनी बच्ची को भूखा नहीं रख सकती थी। यह मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा और बाहर आ गई। मेरी ननद और देवर ने मुझे ऐसा करते हुए कमरे से बाहर आते देखा था, पर उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। वैसे भी अब मैं ठान चुकी थी कि अगर ये लोग मुझे रोकेंगे भी तो मैं नहीं रुकूंगी। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। गली से बाहर निकली तो बाजार अभी भी खुले हुए थे। मेरे दिल में एक हुक सी उठी और मैं तेज तेज कदमों से अपने मायके की तरफ जाने लगी। ससुराल से मेरे मायके का घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुई, मेरी माँ सीने पर हाथ रखकर एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मुझे इस वक्त देखकर वो दहल सी गई थी। मेरे भाई जो शादीशुदा थे वो भी एकदम से उठकर कमरे से बाहर निकल आए। अपनों के बीच जब आप खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं तो कितना असुरक्षित और अकेला महसूस होता है, ये तो मेरा दिल ही उस वक्त जानता था। मैंने उन सबको अपने आसपास देखकर जज्बाती हो गई और रोने लगी। माँ ने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? तुम क्यों रो रही हो? अजय ने कुछ कह दिया है क्या? एक ही सांस में माँ ने मुझसे ढेर सारे सवाल कर डाले। मेरा भाई भी मुझे टकटकी बांधे खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी मेरा दूसरा भाई पवन थोड़े गुस्से में आकर बोला, तुम हमें सारी बात बताती क्यों नहीं? क्या किया है अजय ने जो तुम रात के इस वक्त रोती धोती घर में आ गई हो? कुछ बताओगी तो पता चलेगा, या फिर हम खुद जाएं और वहां पर पता करें। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया। मैं रोती हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर सिर हिलाने लगी। वहां जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस बात पर मेरे भाइयों के चेहरे चिंता से भर गए। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या थोड़ा दूध मिलेगा? मेरी बच्ची बहुत भूखी है। तो मेरी भाभी एकदम से उठी और कहने लगी, थोड़ा सा दूध क्यों? इसके लिए दूध की कोई कमी है क्या? मैं अभी गर्म करके लाती हूँ, तुम परेशान मत हो। भाभी की बात सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। माँ ने नैना को गोद में ले लिया। मैं दुखते हुए शरीर के साथ जैसे ही दुपट्टा उतारने लगी तो मेरे भाई मेरे फटे हुए कपड़े देखकर सन्न रह गए और माँ ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। मेरे फटे हुए कपड़ों में से जो शरीर दिखाई दे रहा था वो पूरा नीला पड़ा था। मेरे भाइयों ने आंखें बंद कर लीं। कमरे में मौजूद मेरी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देते हुए कहा, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। मैं चुपचाप कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। जब बाहर निकली तो भाई, भाभी और माँ चुपचाप मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी बिना कुछ कहे उनके बीच बैठ गई। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी हालत ही मुझ पर बीते जुल्म की गवाही दे रही थी। माँ ने नैना को दूध पिला दिया था और अब वो आराम से सो रही थी, लेकिन नींद में भी उसे बार बार झटके लग रहे थे। कभी वो रोने वाला मुंह बना लेती तो कभी पूरी तरह चौंक जाती।
इतनी छोटी बच्ची जो हमारे झगड़े और तनाव के असर से परेशान हो रही थी, उसे सुकून की नींद भी नसीब नहीं हो रही थी। माँ ने नैना को अपने बेड पर सुला लिया। भाभी ने जबरदस्ती मुझे हल्का गरम हल्दी वाला दूध पिलाया। फिर मेरे भाई मेरे सिर पर हाथ रखकर अपने कमरे में ये कहते हुए चले गए, तुम्हारे इन सारे मामलों का हल अब हम सुबह निकालेंगे, इसलिए तुम सुकून से सो जाओ। तुम्हारे भाई अभी जिंदा हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम कोई लावारिस नहीं हो कि कोई तुम्हारे साथ इतना जुल्म करे और हम देखते रहें। हम उन लोगों से तुम पर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। भाई अपने कमरे में जा चुके थे। अब मैं, माँ और नैना उस कमरे में अकेले रह गए। माँ बेआवाज रोने लगी। मुझे उनका यूं रोना देखा नहीं गया तो मैं उठकर बैठ गई। माँ, चुप हो जाइए, क्यों रो रही हैं? अब मैं रोऊं भी ना, आखिर चाहती क्या हो तुम? माँ बोली, मेरी एक ही तो बेटी थी और वो भी सुखी नहीं है। दूसरों की बेटियों को देखो, तुम्हारी भाभियां इस घर में आराम से हंसती खेलती हैं, आजादी से खाती पीती हैं और इस घर की मालकिन बनी हैं। लेकिन जो इस घर की अपनी बेटी है, वो रात के इस वक्त फटे कपड़ों और नीले शरीर के साथ घर में दाखिल होती है तो मेरा दिल न फटे तो क्या हो। कैसा नसीब है तुम्हारा। क्या पता था कि ये लोग इतने जालिम निकलेंगे। तुम्हारे सास ससुर कहाँ थे जब तुम घर से आ रही थी? किसी ने तुम्हें रोका भी नहीं। मैंने माँ से कहा, सब लोग मौजूद थे, मुझे बाहर आता हुआ भी उन्होंने देखा था, लेकिन किसी ने भी रोका ही नहीं। सोच रहे होंगे अच्छा है, सर से बला चली गई। माँ ने कहा, और वो तुम्हारा पति, उसे भी तुम पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? आखिर तुम लोगों की लड़ाई किस बात पर हुई थी? तो मैं एकदम से नजरें चुराने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके सामने लड़ाई की असली वजह लेकर आऊं। मुझे चुप देखकर माँ उठकर बैठ गई और बोली, क्या बात है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तो मैंने कहा, नहीं, बस कुछ नहीं, वही रोजाना की छोटी छोटी बातें। अगर छोटी छोटी बातें ही हैं तो बताओ मुझे, आखिर ऐसा क्या है? कुछ तो पता चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब में तुम्हारी ही कोई गलती हो? याद रखो, अगर तुम्हारी ही गलती निकली तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर मैं उन्हें दुखी नजरों से देखने लगी। मेरी ये हमेशा से आदत रही थी कि अपने ससुराल की कोई भी बात मैं पूरी तरीके से माँ को नहीं बताती थी। और नैना की पैदाइश के बाद जब मेरी बर्दाश्त की हदें बिल्कुल खत्म हो गई थी, तब भी मैं काफी सारी बातें छुपा लिया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई बहुत जज्बाती हैं और माँ हार्ट पेशेंट है। इसलिए मैं खुद पर ही सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। माँ मुझे खोजती हुई नजरों से देखे जा रही थी, जबकि मैं तकिए पर सिर रखे अपने शरीर की दर्द की टीस से अपना ध्यान हटाने की बार बार कोशिश कर रही थी। माँ एकदम उठकर मेरे पास आ गई और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या सोच रही हो? तुम्हारे दिल में जो भी है वो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती? माँ बेटी तो एक दूसरे की हमराज होती हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने दिल का बोझ मेरे सामने हल्का कर लो। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई और मैं उठकर बैठ गई। माँ, आपको अजय का तो पता ही है, नौकरी तो वो कोई खास करता नहीं, बस 2-3 महीने ही नौकरी करता है और फिर तुरंत ही उसे छोड़कर बैठ जाता है। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वो नौकरी छोड़कर बैठ भी जाता था, तब भी पेट की आग बुझाने के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती थी। लेकिन जब हर दूसरे तीसरे महीने ऐसा ही होने लगा तो मेरी देवरानी लड़ने लगी कि पूरा घर मेरे ही पति की कमाई से चल रहा है। बिजली का बिल, गैस का बिल, घर के खर्चे सब उसी की जेब से जाता है, जबकि बड़ा भाई कुछ भी नहीं करता। हमारे भी बच्चे हैं, हमने किसी के घर का ठेका तो नहीं उठा रखा है। इस बात पर सास ससुर ने खामोशी ओढ़ ली थी। भला बोलते भी क्या, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रही थी। महंगाई भी तो देखिए, आजकल के दौर में भला कौन किसका बोझ उठाएगा? और फिर अजय कोई लाचार तो नहीं है, वो हट्टा कट्टा है, लेकिन हाथ पैर हिलाए बिना सारा दिन चारपाई तोड़ता रहता है। तो भला ऐसे में कौन उसे चाहेगा? उसके तो अपने माँ बाप भी उससे परेशान हैं। कई बार मेरी सास मुझसे उलझ चुकी है कि जब से तुम शादी करके आई हो तब से अजय का काम धंधे में दिल ही नहीं लगता। तुम इसे समझाती क्यों नहीं? जबकि मैं उसे कह कह कर थक चुकी थी।
अब तो हालात ये हैं कि मैं अगर जरा सा भी बोलती हूँ तो वो एकदम से मुझ पर हाथ उठा देता है और अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही उतारता है। कई बार मैंने अपनी सास को भी कहा कि ये मारपीट मुझसे इसी बात पर करता है, लेकिन वो फिर भी मुझे ही बातें सुनाने से बाज नहीं आती। मैं सास ससुर की अलग बातें सुनती और देवरानी की नजरें मुझे अलग खाती। जब भी मैं किचन में जाती तो वो फौरन मेरे सिर पर आकर खड़ी हो जाती और किसी भी चीज को हाथ लगाने नहीं देती। वो तुरंत बोलती, भाभी जरा सहूलियत से चीजों का इस्तेमाल करना, महंगाई बहुत है। अभी कल ही आपका देवर किचन का सारा सामान भरवा कर गया है, इसलिए एक एक चीज को कायदे से इस्तेमाल करना। और फिर उसने बड़े तरीके से किचन का सारा अधिकार अपने हाथों में ले लिया। मुझे तो किचन का कोई काम करने भी नहीं देती थी। आटे से लेकर रोटी तक सब कुछ उसने अपने ही कब्जे में कर लिया। मुझे तो अपना वजूद अब एक भिखारी से भी कम नहीं लगता था। इतनी बेइज्जती होती रही मेरी, लेकिन फिर भी मैं वहां पर जैसे तैसे जीती रही और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन माँ, जब से नैना पैदा हुई है तो उसकी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन इतनी मासूम सी जान को जब भूख से बिलबिलाता हुआ देखती हूँ तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। जब से देवरानी को ये पता चला कि नैना खुला वाला दूध पीती है, क्योंकि डिब्बे का दूध तो सिर्फ 1 या 2 बार ही आया, उसके बाद अजय ने दूध का डिब्बा लाया ही नहीं, तो मैं घर में जो खुला दूध आता था उसमें पानी मिलाकर नैना को दे दिया करती थी। लेकिन जब से देवरानी को ये पता चला कि मैं उसमें से दूध निकालती हूँ, तो उसने दूध फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया और मेरे मांगने पर भी वो मुझे दूध नहीं देती थी। आप सोचिए कि एक माँ अपने पति के होते हुए अपनी बेटी का खाना अपनी देवरानी से मांगती हुई कैसा महसूस करती होगी। मेरी बात सुनकर माँ के आंसू बहने लगे, जबकि मेरा अपना दिल भी ये सब बातें दोहराकर फटा जा रहा था। मैं सास से शिकायत करती तो वो उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाती। कहती, तेरी देवरानी भला क्या गलत करती है? उसका पति दूध के लिए पैसे देता है जिसमें से चाय बनती है, या फिर उसके बच्चे एक एक गिलास ले लेते हैं। तुम्हें अगर अपने बच्चों के लिए दूध चाहिए तो अपने पति को बोलो कि वो उसके दूध का इंतजाम करे। अब बिजली, गैस के बिल और घर के खर्चों के साथ साथ क्या वो तुम्हारी बेटी के दूध का खर्चा भी उठाएगा? और कुछ तो वैसे भी तुम्हारे बस का है नहीं, तो कम से कम ये तो खुद से उठा लो। ये सब सुनकर मैं परेशान होकर अपनी सास की तरफ देखती रही कि कम से कम कहें तो कि उनका बेटा 1 रुपया भी नहीं लाता, और इतनी सारी बातें मुझे मुफ्त में सुनाई पड़ती हैं। एक दिन इसी बात पर मेरी और उनकी बहस हो गई तो मेरी सास ने गुस्से से कहा, तुम्हें मैं आज से अलग कर रही हूँ। पूरे घर का खर्चा ना सही, लेकिन अपना खर्चा तो खुद करो। अपने पति से बोलो अब किसी न किसी तरह अपना बोझ तो उठाए। तो मैं उस दिन बहुत रोई, उन लोगों की बहुत मिन्नतें की कि वे लोग मुझे अलग ना करें। पति की हालत आपके सामने है, कमाता तो वो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में मैं क्या करूंगी? तो मेरी सास मुझे झिड़क कर बोली, हमें क्या पता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हमारी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, लेकिन हम लोगों का पीछा छोड़ दो। मुझे जो किचन दिया गया वो ऐसा था कि उसमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ खड़े होने की ही जगह थी। दहेज के जो बर्तन मुझे मिले थे वो मैं किचन में लाकर रख लिए, लेकिन खाली बर्तनों का क्या? मैं अचार डालती, पकाने को तो मेरा पति कुछ लाकर देता नहीं था, और अगर दाल सब्जी लाने को कह दूं तो लड़ाई करने लगता था। इस रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर मैं चुप हो जाती, लेकिन उसने तो हद ही कर दी थी। घर की और मेरी जिम्मेदारियों से तो वो कब से छुटकारा लिए बैठा था, लेकिन जब बच्ची के दूध से भी वो अपनी जान छुड़ाने लगा, तब मुझे जाकर होश आया कि ये तो किसी काबिल है ही नहीं। मैं भी किसके सामने अपना माथा पीट रही हूँ। डिब्बे का दूध जिस तरह से खींच खींच कर मैं एक एक दिन पूरा कर रही थी, वो तो मुझे ही पता है। नैना ने कभी भी पेट भरकर दूध नहीं पिया। वो बच्ची अक्सर भूखी रहती है, और मैं ज्यादा पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे किसी न किसी तरह से पिला देती थी, तो अक्सर उसका पेट खराब रहता था। वो बीमार हो जाती थी तो दवा करने के लिए भी अजय पैसे नहीं देता था।
अभी दूध खत्म होने से एक दिन पहले मैंने उसे बताया भी कि दूध का डिब्बा लेकर आना है, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फ्रिज में अच्छा खासा दूध पड़ा था। मैंने देवरानी से मांगा, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। परेशान होकर फिर अजय से कहा कि दूध लाकर दे दो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इससे बात बढ़ी और नौबत फिर मारपीट तक आ गई। माँ, ऐसे कैसे चल सकता है? ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, पूरी जिंदगी है मेरे सामने। क्या मैं ऐसे ही कभी अपने लिए और कभी अपनी बेटी के लिए सबके सामने भीख मांगती रहूंगी? अब और नहीं होता मुझसे। इस बात पर माँ गहरी सांस लेकर खामोशी से उठी और अपने बेड पर जाकर बैठ गई। फिर बड़े ही दुख के लहजे में बोली, बेटियों की पैदाइश पर इसीलिए लोग घबराते हैं कि बेटियों के नसीब में अक्सर वो दुख देखने पड़ते हैं जिसको देखने के लिए ना तो हिम्मत होती है और ना ही दिल मानता है। जो लड़का शादी और फिर बच्चे हो जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को ना समझे, वो भला और कौन से ऐसे हालात होंगे जिनके बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के बच्चे तो पैदा भी नहीं होने चाहिए। इस रोज रोज के रोने से तो बेहतर है कि तुम तलाक ले लो। मैं माँ की ये बात सुनकर सदमे में आ गई। ये ख्याल मुझे भी इस 1 साल की शादी में कई बार आया था, लेकिन फिर मैं डर जाती थी। लेकिन अब मुझे ये शब्द इतना डराता नहीं था, बल्कि उसके साथ रहने का डर ज्यादा तकलीफ देता था। माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो उनकी बात सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो कभी नहीं बदलेगा। हमारे बीच लड़ाई ही इस बात पर शुरू होती है जब मैं उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने लगती हूँ। मुझे भी आखिरी हल अब यही दिखाई दे रहा है। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। कान खोलकर सुन लो। आज उसने तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा है, कल को भगवान न करे कि तुम्हें कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दे जिससे तुम्हारी जान को हानि हो, फिर हम क्या करेंगे? माँ ने मुझे सोचने के लिए कहा और फिर खुद भी लेट गई। सुबह हुई तो मेरे भाइयों ने मुझसे फिर से रात को हुए हादसे के बारे में पूछा, तो मेरी जगह माँ ने उन्हें फिर सारी बात बताई। तो मेरे चारों भाई उठकर कमरे से बाहर चले गए और उन्होंने मेरे पति को कॉल की और कहा कि फौरन घर पहुंचो। तो मैंने मन ही मन कहा, भाई बेकार में ही उसे फोन कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएगा। माँ बोली, अगर वो नहीं आएगा तो हम लोग फिर उसके घर पर ही चले जाएंगे। आखिर इस बारे में बात तो करनी ही है ना। इस मामले को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। चलो, अगर कोई बात होती है कि आदमी अपनी पत्नी पर हाथ उठाए और पत्नी की गलती हो तो समझ आता है। भला ये भी कोई बात थी कि उसने तुम्हें इस बात पर मारा? ये सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब कुछ देर के बाद मेरा पति हमारे घर आ गया। उसका वही उखड़ा हुआ मिजाज, वही दंदनाता हुआ लहजा, वही आंखों में बेगानापन लिए वो हमारे घर में मौजूद था और बजाय अपनी गलती मानने के वो उल्टा मेरे ही भाइयों को उन्हीं के घर में उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। तो मेरे भाइयों को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे कहा, तुम जैसे गैर जिम्मेदार आदमी हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। हम तुम्हारे मामले में इसलिए नहीं बोलते थे कि चलो एक दिन तुम कभी तो सुधर ही जाओगे, लेकिन अब मामला हमारी बहन का नहीं बल्कि भांजी का भी है। तुम कम से कम उसके खातिर ही कोई रोजगार ढूंढो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? इस बात पर वो उल्टा मेरे भाइयों को ही धमकी देने लगा और ताना देते हुए बोला, अगर तुम लोगों को अपनी बहन इतनी ही प्यारी है तो फिर इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? मेरे माथे पर इसे क्यों मढ़ रहे हो? उसकी बात सुनकर मेरे भाइयों को बहुत तेज गुस्सा आ गया। तो वे भी गुस्से में आकर बोले, अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं थी तो फिर तुमने शादी ही क्यों की थी? हमें क्या पता था कि तुम एक नंबर के निकम्मे इंसान निकलोगे। इस बात पर मेरे पति को और गुस्सा आ गया और उसने मेरे भाई का गिरेबान पकड़ लिया। तो मेरे बाकी के भाइयों ने मिलकर उसको खूब मारा। ये पहली बार था कि मुझे उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और ना ही मेरे दिल में पत्नी वाली कोई हमदर्दी जागी। उसके कपड़े भी बिल्कुल उसी तरह फट गए थे जैसे उसने कल रात मेरे कपड़े
मार पीट करके तार तार कर दिए थे। फिर उसी हालत में मेरे भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और मैं जानती थी कि ये मामला किसी भी तरह से नहीं सुधरने वाला, क्योंकि 1 साल में मैं अजय को अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो हद से ज्यादा बेपरवाह इंसान था। एक बार जो बात वो अपने दिल में रख लेता वो बर्फ की तरह उसके दिल में जम जाती थी और फिर वो जल्दी कुछ भूलता नहीं बल्कि बदला जरूर लेता। पहले शायद तलाक नहीं होता, लेकिन इस हादसे के बाद मुझे पक्का यकीन था कि वो आज या कल में मुझे तलाक के कागज भिजवा देगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। पूरे 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि अजय की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये खबर सुनकर मेरा दिल बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। ना तो मुझे इस खबर पर कोई खुशी महसूस हो रही थी और ना ही दुख। पति के एक्सीडेंट की खबर पर मेरी हालत अजीब थी। वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया। ऐसे में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसा व्यवहार करूं। हमारी शादी कभी भी खुशहाल नहीं रही। वो एक अजीब शोर शराबे वाली जिंदगी थी, लेकिन उसके मरने की खबर सुनते ही दिल में एक अजीब सा सुकून छा गया। मुझे अब अपने ससुराल तो जाना नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं चली गई। मुझे अपने ससुराल वालों से इसी सब की आशंका थी कि वो मेरे साथ ना जाने क्या करते, कितनी नफरत और ताने देते। इसका मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। मैं माँ के साथ जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मेरी सास की ठंडी और इल्जाम से भरी नजरें मेरे दिल में तीर की तरह चुभने लगीं। वो एक लम्हा भी बिना गवाए तुरंत फट से बोल पड़ी, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। तुम्हारे भाइयों ने उसे घर बुलवाकर इतना बेइज्जत किया कि उसने अपनी जान ही ले ली। उनके शब्द मेरे दिल को चीरने लगे। वो मेरे पति की मौत का इल्जाम मुझ पर ही डाल रही थी। मेरे भाइयों की बदसलूकी का सरेआम जिक्र कर रही थी, जिस वजह से परिवार के लोग भी अपने कानों को हाथ लगा रहे थे और मुझे सख्त नजरों से घूर रहे थे। लेकिन मेरी सास ये नहीं बता रही थी कि उनके बेटे ने मुझसे किस तरह मारपीट की थी और कैसे मुझे घर से निकाला था, जिसके नतीजे में मेरे भाइयों ने उससे इस तरह का व्यवहार किया। वो तो इस हादसे को जानबूझकर खुद को खत्म करने का रंग दे रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बार बार अपने बेटे की समझदारी का जिक्र ऐसे करती जैसे वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि सामने से आती गाड़ी को देखकर भी सड़क पार करता। उनका लहजा जहर से भरा हुआ था, इतना ज्यादा कि वहां पर बैठना ही मुश्किल हो गया था। मेरे दिल में बहुत कुछ कहने के लिए था कि उस इंसान ने मुझे कभी भी इज्जत नहीं दी, कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। अपनी बेटी की पैदाइश पर भी उसे कोई खास खुशी नहीं हुई थी, लेकिन मैं चुपचाप उसकी अर्थी को देखती रही। मेरी आंखों में न आंसू थे, न विधवा हो जाने का कोई दुख। ऐसा लगता था जैसे मेरे जज्बात बहुत पहले ही मर चुके हों। इस बेदर्द शादी में 1 साल कैसे गुजरा ये तो मेरा ही दिल जानता है। जब नैना पैदा हुई, मैंने उम्मीद की थी कि शायद उस नन्ही सी जान को देखकर उसका दिल नरम पड़ जाएगा, लेकिन उसने तो जैसे कोई परवाह ही नहीं की। बच्ची की पैदाइश की खबर सुनकर वो मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर चला गया था और ये दुख भूलने जैसा नहीं था। लेकिन खैर, वो सारी बुरी यादें अब उसके साथ ही खत्म हो गईं। उसकी अर्थी के घर से निकलते ही मेरी माँ मुझे वहां से लेकर अपने घर चली आई। ससुराल वालों ने ना तो मेरा दहेज वापस किया, ना ही मुझे कोई इज्जत दी। मेरे भाइयों ने उनका सामना तो किया, लेकिन उनके मन में एक और बात भी थी। मेरे भाई चाहते थे कि मैं अपनी बेटी नैना को उनके ही हवाले कर दूं। वे कहते थे, आखिर तुम उसे अपने साथ रखकर क्या करोगी? उस आदमी की निशानी अपने गले में डालकर क्यों घूम रही हो? मैं अपने भाइयों की बातें सुनकर परेशान हो जाती। जब मैं दुखी होती तो वे मुझे और बातें सुना देते। तुम वहां पर थी, लेकिन तुम्हारी सास ने एक एक लम्हे का तुमसे हिसाब लिया, तो हम क्यों उनके घर का खर्चा उठाएं? इस बच्ची के अपने परिवार वाले जिंदा हैं, तो अब वो लोग जाने और ये बच्ची जाने। तुम तुरंत नैना को उनके हवाले कर दो। ये सुनकर मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। नैना को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो वही मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। माँ बनना आसान नहीं होता और मैंने अपनी बेटी नैना के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त किया था।
जो शायद कोई और नहीं कर सकता। अपने पति की बेरुखी, ससुराल की नफरत, यहाँ तक कि अपनी विधवा होने का दुख भी नैना की मोहब्बत में दब गया था। अब जब मेरे भाइयों ने उस मासूम को मुझसे छीनने की बात की तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं नैना को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने भाइयों के सामने अपना फैसला साफ साफ सुनाया तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर हम तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते। बड़े भाई ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा। मैं उनके इस बेदर्द रवैये से बहुत परेशान हो गई थी। मैं कभी भी नैना को उन लोगों के हवाले नहीं कर सकती थी जिन्होंने मुझे हमेशा बेकार समझा और नैना की पैदाइश के वक्त उसे बोझ कहा। उसके बाप ने तो कभी भी उसे गोद में लेकर प्यार नहीं किया था, तो फिर वे लोग उसे कैसे पाल सकते थे जिन्होंने पहले दिन ही उसे जिंदगी के अधिकार से वंचित कर दिया था। लेकिन मेरे भाइयों की बातें मेरी जान को धीरे धीरे खा रही थी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती। दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। ससुराल वाले तो पहले ही मेरे नहीं थे और अब भाइयों के व्यवहार को देखकर लगता था कि अब वे भी मेरा साथ छोड़ने के करीब हैं, क्योंकि मेरे भाई अब मुझसे वैसे बात नहीं करते थे जैसे पहले किया करते थे। उनका व्यवहार भी हद से ज्यादा उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मैं अपने भाइयों के होते हुए भी बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब ना तो वे मुझे पहले की तरह पैसे देते थे और ना ही नैना की जरूरत का खर्चा। माँ ने एक दो बार मेरी तरफदारी करते हुए भाइयों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने सख्ती से उन्हें चुप करा दिया, तो वह उसके बाद कभी कुछ नहीं बोली। शायद वो मेरी वजह से अपने बेटों से रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी। हम जिस पोर्शन में रहते थे उस पोर्शन को भाइयों ने किराए पर चढ़ाने का सोचा और माँ को अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। लेकिन फिर मैं किसके पास रहूंगी? चारों भाइयों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। मैं और माँ खामोश नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अब मेरे और माँ के बीच दूरियां आने वाली हैं, क्योंकि शायद माँ मुझे अपने साथ नहीं रख पाएंगी और मेरे खर्चे जल्दी ही मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। वो माँ को अपने साथ ले गए और पूरा पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया। मुझे एक कमरा देकर अकेला छोड़ दिया। मैं जीऊं या मरूं, कुछ खा पाऊं या भूखी रहूं, ये अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं हैरान थी कि ये कैसे भाई हैं। वे अच्छे से जानते थे कि अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी वे मेरी कोई माली मदद करने को तैयार नहीं थे। मैंने एक दो बार माँ से कहा भी तो माँ भी उनकी ही जुबान बोलते हुए कहने लगी, जब तुम्हारे भाइयों ने एक फैसला कर ही लिया था तो तुम्हें चुपचाप उसे मान लेना चाहिए था। अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर मैं चुप हो गई। अपनी मासूम बच्ची के साथ भूख का ये सफर तय करना मेरे लिए आसान नहीं था। ना तो मैं उसे छोड़ सकती थी, ना उसकी भूख को देख सकती थी। मैंने अपने सारे ही रिश्ते आजमा लिए थे। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं है और हाथ पर हाथ रखकर अब बैठा नहीं जा सकता। मुझे जल्द से जल्द काम ढूंढना था ताकि मेरी जिंदगी का पहिया अच्छे से चल सके। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मुझे अच्छे काम मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब ये मेरी बच्ची का मामला था। अब मैं अपने भाइयों के हाथ की तरफ नहीं देख सकती थी कि वे लोग मुझे कुछ देंगे तभी मैं खाऊंगी। लिहाजा मैं काम की तलाश में बाहर निकली और एक बंगले में मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन बड़ी दिक्कत नैना की थी। भला मैं उसे कहाँ छोड़कर जाती? माँ से कहा कि आप उसे रख लिया करें, तो उन्होंने भाइयों के डर की वजह से साफ साफ मना कर दिया और कहा, तुम इसे अपने साथ ही ले जाया करो। लिहाजा मजबूरी में मुझे अपनी मासूम बच्ची को भी बंगले में साथ ले जाना पड़ा। रोज आना जाना मेरे लिए आसान नहीं था, तो मालकिन ने मुझे बंगले के अंदर ही एक सर्वेंट क्वार्टर दे दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मेरी नैना अच्छी और समझदार बच्ची हो गई। मैंने उसे स्कूल में भी एडमिशन दिलवा दिया था ताकि वो मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। मुझे जो सैलरी मिलती थी वो सारी की सारी नैना की फीस और गाड़ी के किराए में खर्च हो जाती थी। लेकिन मेरा हाथ वैसे का वैसा ही तंग रहता। नैना जब बंगले वालों के बच्चों को देखती तो उसके दिल में सवाल उठते। वो मासूम थी,
लेकिन उसकी आंखों में मैंने कई बार उन लोगों से खुद को कमतर महसूस करने का एहसास देखा था। बंगले के बच्चे हर वक्त एक से एक शानदार खाना खाते, महंगे कपड़े पहनते और कभी कभार घूमने के लिए भी दूर दराज की जगहों पर जाते। वहां की बातें सुनकर नैना को भी इच्छा होती थी। मैं उसे हमेशा तसल्ली देती कि हम भी एक दिन बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन मेरी बातें शायद नैना को मैं समझा ही नहीं पा रही थी। नैना कभी कभी बंगले के डाइनिंग टेबल पर सजे हुए खाने को देखकर मचलने लगती और कहती, माँ मुझे भी ये खाना चाहिए। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर मेरा दिल टूटने लगता, लेकिन मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं वो शाही खाना अपने घर पर बना सकूं। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मालकिन से थोड़ी सी बची हुई सब्जी मांग लूं, ताकि नैना को भी खुशी मिल जाए। जैसे तैसे हिम्मत इकट्ठा करके मैंने एक दिन मालकिन से कहा, मैडम अगर थोड़ी सी बची हुई सब्जी मिल जाती तो मैं उसे नैना को खिला देती। लेकिन मालकिन ने बड़ा ही बुरा सा मुंह बनाते हुए मुझे देखा। वो औरत हद से ज्यादा कंजूस थी। मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, सब्जी तो नहीं है, चटनी है, ले जाओ। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। एक दिन नैना ने मालकिन के कुत्तों को पनीर की सब्जी खाते देखा तो वो ये नजारा देखकर रो पड़ी और मुझसे कहने लगी, माँ मुझसे अच्छे तो ये कुत्ते हैं जो अपनी मनपसंद सब्जी तो खा पाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कट सा गया। मैं हर बार उसे तसल्ली देती थी कि हम एक दिन बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन उस दिन मैं उसे तसल्ली नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन मालकिन के घर में बहुत भारी पार्टी थी और तरह तरह के पकवान पक रहे थे। नैना ललचाई हुई नजरों से अपने सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से बाहर सब कुछ देख रही थी। एक पल के लिए भी वो खिड़की के पास से नहीं हटी तो मैंने उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र ना करो, आज काफी सारा खाना बचेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जलने लगे और वो बेचैनी से मेरे बंगले से आने का इंतजार करने लगी। उसी दिन जब पार्टी खत्म हुई तो मैं मालकिन के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैडम आज नैना बहुत जिद कर रही है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा खाना बचा हो तो दे दीजिए। वो औरत मेरी बेबसी पर हंस पड़ी और कुत्ते के बर्तन में रखी हुई मिठाई का एक टुकड़ा निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। मेरा पूरा शरीर हिल गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत ही वो मिठाई का टुकड़ा दोबारा कुत्ते के बर्तन में रख दिया और वहां से चल दी। मेरे पांव बहुत भारी हो रहे थे। सर्वेंट क्वार्टर में दो आंखें इस उम्मीद से जाग रही थी कि माँ आज उसके लिए कुछ अच्छा खाना लेकर आएगी, लेकिन अपने खाली हाथों को देखकर मैं बस रोती जा रही थी। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि मैं नैना को क्या जवाब दूंगी। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था। अचानक नैना ने दूर से ही मेरे खाली हाथों को देख लिया था। जब मैं क्वार्टर के अंदर कदम रखने लगी तो उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने उसे दाल चटनी खिलाई और सुला दिया और खुद भगवान के आगे बैठकर देर तक रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मैंने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की, हे भगवान तुम मुझे इस काबिल बना दो कि मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मेरे हालात इतने तो बदल दो कि मैं उसे उसका मनपसंद खाना दिला सकूं। ये प्रार्थना करते करते मेरी हिचकियां बंध गईं। उस रात मैं एक पल भी नहीं सो सकी। मेरा दिल गम और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन बेबसी में ही जब अगले दिन काम करने के लिए मैं बंगले पर गई तो मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। बंगले के अंदर मोहल्ले वालों की भारी भीड़ जमा थी और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है जो इतने सारे लोग जमा हैं और सब लोग अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं। मैं परेशानी से भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मालकिन के दोनों बच्चे कुत्तों जैसी आवाजें निकालते हुए बुरी तरह से चीख रहे थे। उन्हें जंजीरों से बांधा गया था ताकि वे घर से बाहर ना भाग जाएं। मालकिन उनके पास ही बैठकर दोनों हाथ सिर पर रखकर बुरी तरह से रो रही थी। ये सब देखकर मेरा दिल डर से कांप उठा। मैंने पास खड़ी एक औरत से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो उसने कहा, जिन कुत्तों को वो खाना खिलाती थी उन्हीं कुत्तों ने उसके बच्चों को काट लिया। उन कुत्तों के काटने से बच्चों के शरीर में कोई वायरस फैल गया है
जिससे वे बिल्कुल कुत्तों के जैसी हरकत कर रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन वे कुत्ते तो ठीक थे, पागल तो नहीं थे? तो वो औरत बोली, वे कुत्ते पागल ही थे। अभी डॉक्टर उनका चेकअप करके गए हैं और उन्होंने ही बताया है कि कुत्तों में रेबीज के कीटाणु थे जो अपने आखिरी स्टेज में थे। जब कुत्तों को दौरा पड़ा तब बच्चे वहीं खेल रहे थे और उन कुत्तों ने बच्चों को काट लिया। इस वजह से बच्चों की ये हालत हो गई है। मैं बच्चों की हालत देखकर दुख से भर गई। इतने में ही मालकिन की नजर मुझ पर पड़ी। वो उठकर एकदम से मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिर गई। हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगते हुए बोली, ये भगवान का न्याय है। मैंने उसके बनाए हुए एक इंसान को बहुत सताया है। इसी वजह से आज मैं इस हाल में पहुंची हूँ। मुझे माफ कर दो। शायद मेरे बच्चों की कुछ तकलीफ कम हो जाए। अपनी बद्दुआ को वापस ले लो। मैंने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया, उन्हें चूमा और कहा, मैंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी मैडम। लेकिन वो देर तक मुझे गले लगाकर रोती रही। कुछ दिनों बाद उनके दोनों बच्चों का देहांत हो गया। उस हादसे के बाद मालकिन बिल्कुल बदल गई। मैं उनका बंगला छोड़कर कहीं और काम करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने नैना को अपनी बेटी बना लिया और उसकी परवरिश बिल्कुल अपनी औलाद की तरह करने लगी। आज इस हादसे को कई साल बीत चुके हैं। मालकिन की मदद से अब नैना मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने वाली है। मेरी बेटी का भविष्य अब इतना उज्जवल हो गया है जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं की थी, और इसका पूरा श्रेय मालकिन को जाता है। लेकिन मुझे आज भी इस बात का अफसोस होता है कि भगवान ने मालकिन से उनके दोनों बच्चे छीन लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।